नमस्कार दोस्तों। उद्योग जगत के महानायक, दिग्गज उद्योगपति और टाटा सेंस के चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें अपना मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया। दोस्तों, आज की डेट में रतन टाटा को कौन नहीं जानता। उन्होंने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री भारत जैसे देश में खड़ी कर दी, जिसका लोहा आज देश और विदेश दोनों जगह माना जाता है। टाटा सन्स को एक प्रमुख कंपनी बनाया, बल्कि देश और समाज सेवा के लिए कई क्षेत्रों में अग्रणी काम किया। उन्होंने कई बड़े होटल्स, हॉस्पिटल्स और कॉलेज की नींव रखी। देखा जाए तो रतन टाटा भारतीय अर्थव्यवस्था के नींव के सबसे बड़े पत्थर थे। दोस्तों, रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयर के रूप में रिटायर हो जाते हैं। रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग जगत को वैश्विक मंच में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई सारे फैसले और कई सारी कंपनियों का अधिग्रहण किया और समाज कल्याण में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको बता दें कि वर्तमान में टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखर के हाथों में है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि मेरे मन में श्री रतन टाटा के साथ अनेकों मुलाकातें की यादें ताजा हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब हम अक्सर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। उनकी विचारधारा हमेशा गहन और समृद्ध होती थी। ये संवाद दिल्ली के आने के बाद भी जारी रहे। उनके निधन से अत्यंत दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे में 28 दिसंबर 1937 को एक पारसी परिवार में हुआ था। वे नवल टाटा के पुत्र थे, जो सूरत में पैदा हुए थे और बाद में टाटा परिवार में गोद ले लिए गए। दोस्तों, उनका पालन पोषण 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। दोस्तों, रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई और शिमला जैसे कॉलेजों से पूरी करने के बाद 1962 में कार्नेल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट यानी BR की डिग्री प्राप्त की। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉज एंजल्स जोन्स और इमंस के साथ कुछ काम किया। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। साल 1961 में टाटा में शामिल हुए। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। बाद में उन्होंने JRD टाटा के सेवानिवृत्त होने पर टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में स्थान लिया। दोस्तों, साल 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 में, असम वैभव 2021 में, मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2014, पद्म विभूषण 2008, महाराष्ट्र भूषण 2006, पद्म भूषण 2000 आदि अनेकों सम्मानों से वे सम्मानित हुए। दोस्तों, वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर ले लेते हैं। अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री को अपने चेयरमैन पद से हटा दिया था। उस समय $100 मिलियन से ज्यादा के समूह की बागडोर संभालने के लगभग 4 साल बाद रतन टाटा ने वापसी की और 4 महीने के लिए कंपनी के अंतरिम बॉस का पद संभाला। 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखर को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत जीवन में रतन टाटा बहुत ही सादगी भरा जीवन रखते थे। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं। 2011 में रतन टाटा ने कहा कि मैं 4 बार शादी के करीब पहुंचा और हर बार मैं डर के मारे या किसी न किसी कारण से पीछे हट गया। दोस्तों, रतन टाटा का सफर एक प्रेरणादायक कहानी है, जो उनकी दूरदर्शिता, मेहनत, नेतृत्व कौशल को दर्शाता है। दोस्तों, रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की। 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की TCS सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ने 3 प्रमुख ऐतिहासिक अधिग्रहण किए, जिनमें साल 2000 में 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली अधिग्रहण का किया। यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। इसके बाद 2007 में टाटा स्टील ने 6 बिलियन पाउंड में यूरोप की
दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह भारतीय स्टील उद्योग जगत का सबसे बड़ा सौदा था। उसके बाद साल 2008 में टाटा मोटर्स ने $2.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती मिली। दोस्तों, इसके अलावा रतन टाटा ने शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक थे। उन्हें भारत में एक अग्रणी परोपकारी व्यक्ति माना जाता है। टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के लिए बेहतर पानी उपलब्ध कराने के लिए कैपेसिटिव डिजाइजेशन विकसित करने के लिए न्यू साउथ वेल्स इंजीनियरिंग संकाय विश्वविद्यालय का समर्थन किया। इसके अलावा टाटा समूह ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को भी बहुत अनुदान दिया और सीमित संसाधनों वाले जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थी भारत में जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल पे काम कर रही थी, उनमें TCDD ने बहुत काम किया और हजारों मिलियन डॉलर उनके विकास के लिए दिए। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा समूह ने MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया, जिसका उद्देश्य संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करना था, जिसका प्रारंभिक ध्यान भारत पर था। तो दोस्तों, इस तरह रतन टाटा ने अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्वजनिक और लोक कल्याणकारी काम किए। उनका टाटा मेमोरियल मुंबई में आज भी लोगों को कम दरों में अच्छी इलाज और सुविधाएं मुहैया करा रहा है। साथ ही ताज होटल हमारे देश की शान है, वो भी टाटा की ही है। तो दोस्तों, इस तरह से टाटा सन्स और टाटा ग्रुप ने देश की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित हुई और रतन टाटा ने अपने प्रतिभाशाली नेतृत्व और अपने कुशल मार्गदर्शन में टाटा कंपनी को एक बेहतरीन बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रतन टाटा के प्रयासों, उनके कार्यों की सराहना करते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। तो दोस्तों, यह रहा रतन टाटा के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को एक लाइक, एक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।